नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज आप लोगों के लिए इतिहास विषय जो है ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओएआरओ और बीईओ के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें जो इतिहास की योजना है ये इस प्रकार से है कि इतिहास के आपके टोटल क्लास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाएंगे, जिसमें जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं वो भी समाहित रहेंगे। इसके अलावा इस क्लास के अलावा हर चैप्टर, जैसे हड़प्पा सभ्यता अगर खत्म होता है तो उसका एमसीक्यू आपको अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहां पे हम लोग आज इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इतिहास को एक कालानुक्रम के अनुसार ही पढ़ा जाता है और इतिहास उसी के अनुसार पढ़ना ज्यादा अच्छा भी होता है। तो यहां पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि आखिर इतिहास है क्या और इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है। क्या केवल अतीत की घटनाओं को जानने के लिए, याद करने के लिए इतिहास पढ़ा जाता है? तो आंसर है नहीं। इतिहास वास्तव में अगर देखा जाए तो मानव समाज के एक निश्चित कालक्रम के अनुसार जो है अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इसमें हमको जो अतीत है वहां के एक तरीके से सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और तकनीकी परिवर्तनों का जो अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है। यानी अतीत की घटनाओं से हम सीखते भी हैं और अतीत की गलतियां जो होती हैं वो भविष्य के सुधार के लिए भी होती हैं। इसीलिए इतिहास विषय को अन्य विषयों की जननी कहा जाता है, क्योंकि अन्य जितने भी विषय हैं वो कहीं न कहीं अतीत से जुड़े हुए हैं। आज अगर वर्तमान में हमारा जो राज्य है, हमारे राज्य का जो स्वरूप है, हमारे राज्य में जो तकनीकी परिवर्तन आ रहे हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हैं, ये बिना अतीत की घटनाओं के संभव नहीं थी। इसीलिए इतिहास को अन्य विषयों की जननी कहा जाता है। तो आइए हम लोग आज इतिहास का जो इंट्रोडक्टरी क्लास है इसको लेंगे और इसमें हमारा जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा कि हम लोग पहले इतिहास को कहां से हम लोग जानते हैं, यानी कि इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति होती है, फिर मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। फिर हम लोग जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट है यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, उसको पढ़ेंगे। फिर हड़प्पा, फिर वैदिक और इसी क्रम में फिर बौद्ध, जैन, मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर काल तक जाएंगे। फिर आगे जो है गुप्तोत्तर काल के बाद जो बीच का पीरियड है, मध्यकाल और गुप्तोत्तर काल के बीच का, उसको पढ़ेंगे। फिर मिडाइवल इंडिया पढ़ेंगे और फिर आधुनिक भारत पढ़ेंगे। हमारा पैटर्न यही होगा कि हर क्लास आपका एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाएगा और एक जो एमसीक्यू है, जितने क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए हैं उसको लेकर जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें हम लोग इतिहास के स्रोत देखेंगे और पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास समझेंगे कि किस प्रकार से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो यहां पे हम लोग पहला देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो हमें अतीत की जानकारी कहां से मिलती है ये जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि इतिहास जो है हमारे अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। तो अतीत की घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो किस आधार पे होता है? ऐसे ही मनोमार्जनिक तो होता नहीं है। तो यहां पे इतिहास को जानने के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? तो इसमें उत्खनन जो है स्थलों का किया जाता है और उत्खनन में जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसे पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम लोग लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, अभिलेख जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक जो है एक प्रकार से तत्व है। अभिलेख हमारे यहाँ जो प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं वो अशोक के काल के अभिलेख हैं। अभिलेखों पर
चूंकि ये अभिलेख जो है ये पत्थर या धातु की पट्टियों पर खुदे हुए होते थे, इसलिए इसमें परिवर्तन संभव नहीं था और इससे तत्कालीन जो राजनैतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, ये जानने का अवसर प्राप्त होता है। पुरातात्विक स्रोत में ही आते हैं सिक्के, सिक्कों से आर्थिक जीवन, सिक्कों पर खुदे लेख से राजाओं के बारे में जानकारी, काल क्रम की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत में मूर्तियां आती हैं, स्थापत्य आते हैं, मृदभांड आता है, औजार, समाधियां, जीवाश्म, उत्खनन से प्राप्त अन्य सामग्री आते हैं, जो कि हमें अपने अतीत को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में मैं बता दूं कि हम लोग जो भारत का इतिहास पढ़ते हैं, इसमें जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसकी मुख्य रूप से जानकारी हमको इसी पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अब आते हैं दूसरा इतिहास को जानने का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य में मेनली आपके जो है ब्राह्मण साहित्य आते हैं, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह से जो जानकारी हमको मिलती है अतीत की। इसके अलावा बौद्ध, जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उससे हमको जो जानकारी मिलती है इतिहास की, तो साहित्यिक स्रोत में ये आते हैं। लौकिक साहित्य आता है। लौकिक साहित्य में मुक्त रूप से समाज में जो लिखे गए साहित्य हैं और उसमें जो हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा विदेशियों के विवरण, समय समय पर भारत में प्राचीन काल से अनेक विदेशी यात्री आए, जैसे ह्वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान और अन्य यूनानी और रोमन जो यात्री आए, उन्होंने कुछ विवरण दिए भारत के बारे में, तो वो हमारे इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा कुछ मौखिक स्रोत भी होते हैं। मौखिक स्रोत में लोक कथाएं। लोक कथा का मतलब है कि ऐसी कथा जो लोक में प्रचलित है और एक दूसरे से सुनकर वो आगे बढ़ रही है। जैसे रामलीला जो है, ये हमारे यहाँ एक तरीके से लोक कथा के रूप में प्रचलित है और ये एक दूसरे से सुन के आगे पीढ़ीगत बढ़ी चली आ रही है। लोक गीतों के माध्यम से जो है इतिहास को जानने के। इसके अलावा परंपराएं, ये मौखिक स्रोत हैं। जो हमारे यहाँ लोक कथाएं हैं, लोक गीत हैं, परंपराएं हैं, ये मौखिक रूप से जो है आगे बढ़ रही हैं और ये हमारे इतिहास को आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो है, चूंकि विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि जो अतीत की चीजें हैं उसको वैज्ञानिक तराजू पर तौल कर भी देखा जा रहा है, जिसमें हम लोग देखते हैं कार्बन डेटिंग। इसके माध्यम से एकदम एग्जैक्ट जो है आंकड़ा लगाया जाता है कि अगर कोई जीवाश्म मिला, कभी का मिला, डायनासोर का मिला, तो उसके कार्बन डेटिंग से पता किया जाता है कि उसकी आयु कब की है, वो किस युग का है। यूरेनियम डेटिंग से चट्टानों की आयु, पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। आर्कियोमेट्री और डीएनए अध्ययन, ये ऐसे आधुनिक तकनीक हैं जो कि हमारे इतिहास को जानने में मदद करते हैं। तो इतिहास को जानने के ये स्रोत हैं। अगर हम अपने स्रोत को ही नहीं जानेंगे कि हम किन स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो फिर आगे जो है दिक्कत होगी। तो स्रोत जो है ये 4 प्रकार के हैं। इन्हीं चारों स्रोतों से हमें अपने अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में। तो ब्रह्मांड से मानव तक पृथ्वी की उत्पत्ति का जो क्रम है, इसको ऐसे समझिए कि ये भूगोल का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है ब्रह्मांड जो है एक तरीके से उसमें विस्फोट होता है। बिग बैंग थियरी आपने पढ़ा होगा। तो जब ब्रह्मांड का विस्फोट होता है तो उसी से हमारा सौर मंडल निकलता है। सौर मंडल में अनेक ग्रह और उपग्रह आप पाते हैं कि ये जो बिग बैंग थियरी के तहत ब्रह्मांड का विखंडन हुआ, इससे सौरमंडल बना। इसी से हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी ग्रह है और सौरमंडल का पार्ट है। इसके अलावा जीवन, पृथ्वी जब बन गया तो इस पे जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन की उत्पत्ति के बाद मानव विकास हुआ। तो ये हमारा एक तरीके से क्रम है। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, इस पे जीवन का विकास कैसे हुआ
और मानव जो वर्तमान सभ्यता है ये किस प्रकार से डेवलप हुई। तो यहाँ पे हम लोग पहले, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये पृथ्वी की आयु 4.54 अरब वर्ष है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब या बिलियन वर्ष है। प्रारंभिक जो पृथ्वी है अत्यंत गर्म थी और धीरे धीरे भूपर्पटी, वातावरण और समुद्रों का विकास हुआ, फिर जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। तो यहां पे समझने की बात है कि ये जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ तो यहां से जो विखंडित पदार्थ निकले, जिसमें सौरमंडल था, ग्रह थे, उपग्रह थे, ये अत्यंत तप्त अवस्था में थे, यानी कि तप्त लाल अवस्था में थे। फिर धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ता गया, परिवर्तित होता गया, पृथ्वी ठंडी हुई। ठंडा होने के बाद इस पे सूक्ष्म जीवों का विकास होना शुरू हुआ, वातावरण का विकास होना शुरू हुआ। जो पृथ्वी पे आप भूपर्पटी की रचना देख रहे हैं ये बननी शुरू हुई, पर्वत, पठार आदि का निर्माण ये धीरे धीरे कई काल खंडों में होता हुआ, तब जाके इस पे कहीं आज वर्तमान जो मानव सभ्यता आप देख रहे हैं इसका डेवलपमेंट हुआ। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि आधुनिक जो भूवैज्ञानिक कालक्रम है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इस पे जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो काल पीरियड बांटा गया है और इससे क्वेश्चन बनते हैं कि किस काल पीरियड में कौन सी विशेषताएं थी। ठीक, तो ये हम लोग यहां से देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले जानिए कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति का कालक्रम है, इसमें जो सबसे बड़ा गोला आपको दिख रहा है इसे इयॉन या महाकल्प या कल्प कहा जाता है। ठीक, यानी कि पृथ्वी के जो कालक्रम है उसके उत्पत्ति से लेके अब तक इसमें 4 इयान या 4 महाकल्पों में इसको बांटा गया है। फिर इन महाकल्पों को युगों में बांटा गया है, 3 एरा में बांटा गया है। इन युगों को, युग यानी कि महाकल्प से के अंदर का जो डिवाइडेशन किया गया है उसको एरा या युग या महायुग कहा गया। इसके बाद जो युग था इसको कई पीरियड में बांटा गया। ठीक है, 16 कालखंड, पीरियड यानी कालखंड में, यानी युग को भी फिर डिवाइड किया गया कालखंड में, कालखंड को डिवाइड किया गया एज में, आयु में, और फिर इपोच या अवधि में। अब हम लोग इसको देखते हैं और यहां से चूंकि क्वेश्चन इतिहास में बनते हैं तो यहां से देख लेते हैं कि इनके क्या मतलब हैं। इयॉन क्या है, कल्प क्या है, महाकल्प क्या है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है, प्रारंभिक जो महाकल्प है, इयॉन्स हैं, वो किस तरीके से हैं। तो प्रारंभिक पृथ्वी को हमने बताया कि 4 महाकल्पों में बांटा गया है। पहला है हैडियन कल्प। ठीक है, हैडियन इयॉन। पृथ्वी की उत्पत्ति हमने पढ़ी 4.54 जो है अरब वर्ष। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके 4 अरब वर्ष जो है पूर्व तक का जो इतिहास है उसे हैडियन कल्प के नाम से जाना गया। चूंकि हैडियन कल्प जो था इस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और मैंने बताया कि पृथ्वी इस समय एकदम तप्त लाल थी, तो यहां पे जीवन की कोई संभावना नहीं थी। इस युग में अत्यधिक गर्म था पृथ्वी और फिर यहां से ठंडा होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जिससे कि एक तरीके से आप कहते हैं जो वर्तमान आप पृथ्वी का स्वरूप देखते हैं इसके निर्माण की प्रक्रिया इसी हैडियन कल्प से शुरू होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कल्प है वो है आर्कियन कल्प। ठीक है, आर्कियन इयॉन। इसका जो टाइम लाइन है 4 अरब वर्ष से लगभग 2.5 अरब वर्ष के बीच का माना जाता है। ठीक, कितना? 4 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष। इसमें क्या हुआ? तो इसमें पृथ्वी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई, अर्थात पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुआ और पृथ्वी जब ठंडा होनी शुरू हुई तो भूपर्पटी का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो जो प्रारंभिक भूपर्पटी है इसका निर्माण प्रारंभ हुआ आर्कियन कल्प में, याद रखिएगा।
प्रारंभिक जो महासागर हैं इनका निर्माण जो है आर्कियन कल्प में ही हुआ। प्रारंभिक जो समुद्री सूक्ष्म जीव हैं, बिना रीढ़ वाले जीव, इनका भी विकास आर्कियन कल्प में शुरू हुआ। तो आपसे अगर पूछ दे कि भूपर्पटी का निर्माण किस कल्प में प्रारंभ हुआ, तो आर्कियन कल्प में प्रारंभ हुआ। यह हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में नीस ग्रेनाइट चट्टानों का विकास इसी काल में हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पृथ्वी लाल तप्त थी, यानी कि एक तरीके से लावा के रूप में थी, तो वो लावा जब ठंडा होता है तो नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का विकास होता है। तो भारत में अरावली और धारवाड़ पर्वतों का विकास इसी आर्कियन कल्प में हुआ। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, तो अरावली और धारवाड़ जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आर्कियन कल्प की हैं। 4 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष के बीच में इनका विकास हुआ है। दक्षिण के पठार के निर्माण की शुरुआत आर्कियन कल्प में ही हुई। तीसरा हम लोग देखते हैं प्रोटीरोजोइक कल्प। प्रोटीरोजोइक कल्प ये 2.5 अरब वर्ष से 538 मिलियन वर्ष के बीच का जो काल है, इसको प्रोटीरोजोइक कल्प कहा जाता है। इस कल्प की क्या विशेषता है? इस कल्प में जो है ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में है इसका संचय होना शुरू हुआ और वातावरण में अन्य प्रकार की जो गैसें हैं इनका विकास प्रारंभ हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीरोजोइक कल्प। इसमें हमारा जो पृथ्वी का वातावरण है, भूपर्पटी निर्माण हुआ, महासागर के निर्माण हुए, सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ, इसके बाद हमारी पृथ्वी पे क्या हुआ? वातावरण का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन वगैरह अन्य गैसों का संचय प्रारंभ हुआ। तो यह हुआ प्रोटीरोजोइक कल्प, जो कि तीसरा कल्प है इसमें। और इसका टाइम ड्यूरेशन 2.5 अरब वर्ष से 538.8 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। इस समय जटिल बहुकोशिकीय जीवों का विकास प्रारंभ हुआ। तो यहां तक जो है 3 महाकल्प हमने देखे। अब जो हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण काल है, महाकल्प है, अब हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। और यहां से हमारे जो इतिहास का प्रारंभ आप कह सकते हैं ये माना जा सकता है। और यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो देख लेते हैं सीधे सीधे कौन कौन से प्रश्न यहां से बनते हैं। तो फेनरोजोइक कल्प ये चौथा कल्प है। मैंने बताया था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसको आज तक के अगर हम काल ड्यूरेशन में बांटे तो ये चौथा, 4 महाकल्प में बांटा गया है। चौथा फेनरोजोइक कल्प जो है ये 538.8 मिलियन वर्ष से लेके वर्तमान तक का जो समय है इसको माना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब फेनरोजोइक कल्प क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इतिहास की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस कल्प महाकल्प को 3 युगों में बांटा गया है, 3 एरा में बांटा गया है। ठीक, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं 3 एरा कौन कौन से हैं। तो पहला आप देखिएगा, इसको बोलते हैं पैलियोजोइक एरा, दूसरा मीसोजोइक एरा और तीसरा सेनोजोइक एरा। ठीक, तो ये जो फेनरोजोइक कल्प है इसको 3 एरा में बांटा गया है, पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा। इसमें जो पैलियोजोइक एरा है इसे पुराजीवी युग कहते हैं और इसका जो काल निर्धारण है वो 538.8 मिलियन वर्ष से 251.9 मिलियन वर्ष पूर्व तक है। फिर इस युग को 6 पीरियड्स में बांटा गया है, यानी कि जो महाकल्प है, चौथा महाकल्प इंपॉर्टेंट है, फेनरोजोइक महाकल्प। इस महाकल्प को 3 एरा यानी 3 युगों या महायुगों में बांटा गया। फिर इन युगों और महायुगों का जो डिवाइडेशन है ये पीरियड्स में किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे पैलियोजोइक एरा का अगर कितने भागों में या कितने पीरियड्स में बांटा गया है, 6। मेसोजोइक जो है ये 251.9 मिलियन वर्ष से 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक का जो समय है इसको मेसोजोइक एरा कहा गया। इस युग के 3 पीरियड, इस युग को 3 पीरियड में बांटा गया। ठीक, नूतन जीवी युग या सेनोजोइक युग ये 66 मिलियन वर्ष से वर्तमान तक
इस युग को भी 3 पीरियड में बांटा गया है और 7 इपोच में ये डिवाइड किया गया है, सेनोजोइक एज। अभी आप लोगों को यहां से लग रहा होगा, चूंकि इतिहास की हम लोग शुरुआत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा, लेकिन ये जिस क्रम में दिया जा रहा है आपको, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप इसका नोट्स तैयार कर लेते हैं तो इतिहास पढ़ने से जो है, एक तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये चीजें जिस क्रम में आपको दी जा रही हैं, 1 से 2 बार में फिर चीजें आसानी से याद होंगी। और ये बहुत कठिन चीजें नहीं है, ये आप अपने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। चूंकि हमें इतिहास पढ़ना है, प्रागैतिहासिक काल में आखिर मानव का अचानक से उद्भव कैसे हो गया, तो हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि किस प्रकार से मानव का डेवलपमेंट हुआ, तब तक हम इतिहास में प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार से जानेंगे कि मानव किस क्रम में विकसित होते हुए आया या जीवों का विकास किस क्रम में हुआ। तो उस क्रम को समझने के लिए ये चैप्टर जो है बहुत जरूरी है। तो यहां से हम लोग अब आते हैं प्रथम युग, पैलियोजोइक एरा। ये 6 पीरियड या कालखंड में बांटा गया है। प्रथम युग यानी कि पैलियोजोइक एरा, अभी हमने देखा, ये 6 पीरियड में बांटा गया है। इन्हीं 6 पीरियड से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस पीरियड की क्या विशेषता है। तो इसमें याद रखिएगा, पहला है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन काल जो है, इसमें समुद्री घास का विकास, सूक्ष्म जीव का विकास, बिना रीढ़ वाले जीव का विकास प्रारंभ होता है कैम्ब्रियन काल में। भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला का विकास कैम्ब्रियन काल में हुआ। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि अभी हमने देखा था पीछे कि जो अरावली या धारवाड़ श्रृंखला थी, वो इसके पहले जो काल था, महाकल्प था, आर्कियन महाकल्प, उसमें डेवलप हुई। यानी सबसे प्राचीन अगर भारत में कोई पर्वत श्रृंखला है तो अरावली है और धारवाड़ है। जबकि अगर दूसरी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपसे पूछ दे भारत में, तो कैम्ब्रियन काल की है और यह भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला है। ठीक, दूसरा इसमें है आर्डोविशियन काल। इसमें समुद्री जीवन का जो है विस्तार और अधिक हुआ। अभी हम लोगों ने देखा कि समुद्री सूक्ष्म जीवों का जो डेवलपमेंट हुआ, अब ये जीवों का जो है विकास और तेजी से होना शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि भारत में विंध्य पर्वत का विकास किस काल में हुआ? कैम्ब्रियन काल में हुआ। सिल्यूरियन काल, प्रारंभिक जो स्थलीय पौधे हैं, अभी तक हमने देखा कि चाहे जीव हो, चाहे शैवाल हो, घास हो, ये समुद्रों में डेवलप हो रहा था। अब जाके सिल्यूरियन काल में पहली बार प्रारंभिक स्थलीय पौधों का विकास प्रारंभ हुआ। डिवोनियन काल, ये भी इंपॉर्टेंट काल है, इसको याद रखिएगा। इसको फिश एज कहा जाता है और इसी एज काल में, डिवोनियन काल में ही समुद्री मछलियों का डेवलपमेंट, विकास प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो एज ऑफ फिशेस अगर आपसे पूछ दे किसे कहा जाता है, तो डिवोनियन काल को। ये किसका पीरियड है? तो पैलियोजोइक एरा का पीरियड है। कार्बोनिफेरस युग, ये भी आप स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिफेरस युग की विशेषता थी कि इस काल में बड़े बड़े जंगल जो है ये उत्पन्न हुए, इनमें धसाव हुआ और इसी काल में कोयले का निर्माण हुआ। ठीक, यानी कार्बोनिफेरस काल में कोयले का निर्माण जो है देखा गया। और लास्ट है पर्मियन युग। ठीक, तो यहां पे ये जो पैलियोजोइक एरा था, इसको 6 भागों में बांटा गया है और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां से पूछी जाती हैं, वो आपको कैम्ब्रियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस को याद रखना है और ये 6 काल के नाम याद रखने हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं द्वितीय युग या मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा को 3 पीरियड में बांटा गया है। जैसे उसको 6 पीरियड में बांटा गया था प्रथम युग को, पैलियोजोइक एरा को, वैसे ही मीसोजोइक एरा को 3 पीरियड में बांटा गया है। ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ये तीनों एरा जो हैं, इनसे रिलेटेड क्या प्रश्न बनते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो ट्रियासिक युग जो है, ट्रियासिक काल जो है, ये जो पीरियड है, इसमें रेंगने वाले जीवों का विकास प्रारंभ हुआ। डायनासोर का विकास
ट्रियासिक युग में प्रारंभ हो गया था, लेकिन अभी ये प्रारंभिक अवस्था में थे डायनासोर। भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास इसी ट्रियासिक काल में हुआ। जुरैसिक काल मेनली आप याद रखिएगा, जुरैसिक काल ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जुरैसिक काल डायनासोर का युग इसे कहा जाता है। डायनासोरों का इस काल में व्यापक प्रभुत्व देखा गया और प्रारंभिक जो है पक्षियों का विकास इसी काल में हुआ। जुरैसिक काल को डायनासोरों का काल कहा जाता है। क्रिटेशियस, इसमें फूल वाले पौधों का विकास और कछुओं की उत्पत्ति इसी काल में हुई, क्रिटेशियस काल में। अब मोटा मोटी अगर हम देखें मीसोजोइक एरा, यहां से आपको दो चीजें और याद रखनी है। एक तो ट्रियासिक युग, रेंगने वाले जीवों का विकास, यानी कि रेंगने वाले जीव मतलब होते हैं रेप्टाइल, उभयचर आदि का विकास इस काल में तेजी से हुआ। जुरैसिक युग में डायनासोर, प्रारंभिक डायनासोर का विकास ट्रियासिक युग में प्रारंभ हो गया था, लेकिन अगर कहें डायनासोरों का प्रभुत्व किस काल में था तो जुरैसिक काल में था। क्रिटेशियस काल में जो फूल वाले पौधे थे इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ और कछुओं की उत्पत्ति हुई। यहां पे इसीलिए मीसोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल यानी कि उभयचर और एज ऑफ डायनासोर्स कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे एज ऑफ रेप्टाइल या एज ऑफ डायनासोर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा मीसोजोइक एरा को कहा जाता है। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं तृतीयक युग या सेनोजोइक एरा। तृतीयक युग या सेनोजोइक जो एरा है इसको भी 3 काल खंडों में बांटा गया है, 3 पीरियड में बांटा गया है। ठीक, ये 3 काल खंड जो है, अब ये हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में देखा था कि जो महाकल्प थे उनको एरा यानी युगों में बांटा गया, युगों को पीरियड्स में बांटा गया और पीरियड्स को फिर इपोच यानी कि कालखंडों में, उपकालों में विभाजित किया गया। तो यहां पे जो सेनोजोइक एरा है इनको 3 कालखंड में बांटा गया। कौन कौन से हैं? पेलियोजीन, नियोजीन और क्वार्टनरी पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो पेलियोजीन पीरियड है इसको 3 एपोच में बांटा गया है, पेलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन। नियोजीन जो है, जो कालखंड है, इसको मायोसीन और प्लायोसीन 2 इपोच में बांटा गया है, उपकाल में बांटा गया है। क्वार्टनरी पीरियड या चतुर्थक जो पीरियड है इसको प्लिस्टोसीन और होलोसीन में बांटा गया है, यानी कि ये 2 इपोच में बटा है। यहां से आपको ये याद नहीं रखना है कि किस इपोच में कौन सी चीजें बटी हैं। यहां पे आपको जो याद रखने वाली चीजें हैं कि पेलियोसीन युग ये सेनोजोइक एरा का है, इयोसीन, ओलिगोसीन ये सेनोजोइक एरा का कालखंड है, मायोसीन, प्लायोसीन ये सेनोजोइक एरा जो हमारा तीसरा पीरियड था इसका अंग है, और प्लिस्टोसीन, होलोसीन जो है सेनोजोइक एरा का अंग है। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं कि किस एरा में क्या चीज डेवलप हुआ, यानी कि किस प्रकार से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति होती गई। हम लोग देख रहे हैं कि समुद्र का, भूपर्पटी का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ये जो उत्पत्ति हुई ये आगे किस प्रकार से बढ़ती है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो पेलियोसीन जो युग है इसमें बड़ी संख्या में स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, इसीलिए इसे एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। स्तनधारी जीव मतलब दूध जो अपने बच्चों को पिलाते हैं जीव, ऐसे स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। तो पेलियोसीन युग को एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। ठीक, इयोसीन काल, इयोसीन काल में भारत में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इयोसीन काल, क्योंकि जो हमारा ट्रांस हिमालय है, अब भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और इनके टकराव से ट्रांस हिमालय जो है, हिमालय के पार यानी कि तिब्बत पठार वाला जो एरिया है, तिब्बत वाला जो पार्ट है, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल में होती है। विश्व में प्राइमेट्स का विकास भी इयोसीन काल में होता है। विश्व में प्राइमेट का विकास यानी कि
कपि, लंगूर, गोरिल्ला, औरंग-उटान, इनका विकास जो है ये इयोशीन काल में होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो मानव का विकास है इन्हीं प्राइमेट्स के विकसित होने से हुआ है, यानी कपि जो था यही जब अपने डेवलप अवस्था में आया तो मानव बना। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि प्राइमेट्स का विकास ये इयोशीन काल में होता है। ओलिगोशीन युग, ठीक, यहां पर भारत में बृहद या महान हिमालय का निर्माण हुआ था। तो भारत में अगर बृहद या महान हिमालय का निर्माण पूछे, अगर ट्रांस हिमालय पूछे तो इयोशीन, ओलिगोशीन में महान हिमालय का निर्माण, जिसमें आप देखते हैं कि ऊंची ऊंची चोटियां एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि हैं, उसका निर्माण ओलिगोशीन युग में हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं मायोशीन युग। मध्य हिमालय का हमारे जो निर्माण है, मध्य हिमालय, हमने हिमालय को 3 भागों में, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, तो मध्य हिमालय का निर्माण मायोशीन काल में हुआ है। प्लायोशीन युग, शिवालिक श्रेणी का निर्माण प्लायोशीन युग में हुआ है। और यहीं पे आप देखते हैं पहली बार कि रामापिथेकस, जिसे कपि मानव भी कहा जाता है, का विकास हुआ, यानी कि अभी जो प्राइमेट थे ये डेवलप होके रामापिथेकस यानी कपि मानव का रूप ले लिए, यानी कि अब ये 2 पैरों पर चलने लगे। रामापिथेकस, कपि मानव का विकास प्लायोशीन युग में। प्लिस्टोसीन युग, प्लिस्टोसीन युग भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके चतुर्थक युग का है और वर्तमान में यही युग हमारा चल रहा है। तो प्लिस्टोसीन युग में ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का विकास हुआ। तो आपसे पूछे कि किस युग में ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का विकास हुआ, तो प्लिस्टोसीन युग। भारत में खादर और बांगर मृदा का निर्माण इसी प्लिस्टोसीन युग में हुआ। जब हिमालय का निर्माण हो गया इसके ऊपर, तो हिमालय से ढेर सारी नदियां जो है प्रवाहित होना शुरू हुई और नदियों द्वारा जो है जो मृदा लाई गई, तो खादर और बांगर मिट्टी का निर्माण उससे शुरू हुआ। कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ जहां पे करेवा मिट्टी पाई जाती है। थार मरुस्थल और कच्छ के रण का निर्माण इसी प्लिस्टोसीन युग में हुआ। लास्ट है होलोसीन युग, यहां पे हमारे कृषि और आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ। यानी कि हम लोगों ने आज के क्लास में देखा कि हमारे इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति का जो काल क्रम है उसको कितने महाकल्पों में बांटा गया, उनको फिर कितने पीरियड्स में बांटा गया है, ठीक, तो एरा में बांटा गया, और वहां से कितने इपोच में बांटा गया और किस एरा की क्या विशेषता है। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो मानव का विकास है, रामापिथेकस मानव यहां से ही माना जाता है और ये अफ्रीका के जंगलों में पाए गए। ये जो रामापिथेकस थे ये एक तरीके से कपि मानव थे, यानी कि बंदर कपि जो होता है उसी का रूप थे, और यही आगे चल के जो मानव के रूप में डेवलपमेंट देखा जाता है, होमो सैपियंस के रूप में डेवलपमेंट देखा जाता है, उस रूप में ये डेवलप होते हैं और ये धीरे धीरे विश्व में फैलते हैं। और हम यही से देखते हैं कि जो हमारे प्राग ऐतिहासिक काल की स्टार्टिंग होगी वहां पे यही होमो सैपियंस द्वारा प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर के औजारों का निर्माण करके, शिकार करके अपना जीवन यापन किया जाता है। तो कल के क्लास में हम लोग मानव की उत्पत्ति और विकास को देखेंगे। जब हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति समझ लेंगे, मानव की उत्पत्ति समझ लेंगे, तब हम अपने प्राचीन इतिहास यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को इससे जोड़कर देख पाएंगे कि आखिर प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव आए, जो ये होमो सैपियंस का डेवलपमेंट हुआ, तो किस प्रकार से भारत में हमारा जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके जो स्थल है वहां पे किस प्रकार के लोग, किस प्रकार के मानव का डेवलपमेंट हुआ, इसको समझ पाएंगे। तो कल के क्लास में हम लोग मानव का विकास देखेंगे, फिर हम लोग इतिहास, जो प्राचीन इतिहास जहां से हमारा प्रारंभ होता है वो स्टार्ट करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। उसमें हम लोग एक तरीके से प्राग ऐतिहासिक काल और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को देखेंगे और फिर हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे हड़प्पा काल और वैदिक काल में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।